टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटके की, मॉनसूनी बारिश के डबल अटैक की और बारिश से कैसे तालाब बन गई हैं गुरुग्राम से लेकर दिल्ली की सड़कें। तस्वीरें सारी आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले बात अर्थक्वेक की। 3 महीने में दूसरी बार फिर दिल्ली एनसीआर की धरती डोली है। सुबह 9:04 पर भूकंप के तेज झटके से लोग दहशत में आ गए। करीब 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। हाई राइज इमारतों में रहने वाले घरों से बाहर भाग गए। दफ्तर में मौजूद लोग भी सहम उठे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर है। भूकंप की केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर अंदर ही बताया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर तक की धरती कांप उठी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर में लगा हुआ पंखा कैसे झूमने लगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो आप देखिए किस तरीके से एक बार फिर से लोगों के अंदर दहशत आई, कैसे लोग डर गए, क्योंकि आज रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 जिस भूकंप की मापी गई, उस भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर जिला था और जमीन से मात्र 10 किलोमीटर अंदर ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर की सड़कें, घर, इमारतें, हर जगह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड तक लगातार धरती हिलती रही। इस वक्त मैप आप देख रहे हैं, हरियाणा का झज्जर जहां पर भूकंप का केंद्र था, और हरियाणा के अंदर भूकंप आना, इसके मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं अचानक रूम में बैठा हुआ था, फोन चला रहा था और अचानक फोन मेरा हिलने लगा और मैं भी हिलने लगा। अचानक मेरा पैर भी हिलने लगा, तो मेरे को लगा कि भूकंप आया है। फिर मैंने बाहर निकल कर देखा और लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही भूकंप आया हुआ है, और भूकंप का रफ्तार बहुत तेजी से था। सर गाड़ी में बैठे हमारे को झटका महसूस हुआ। मैंने कहा गाड़ी लाया किसी ने, तो देखा तो मैं कोई नहीं गाड़ी में, तो देखा भी गाड़ी हिल रही है। तो मैं गाड़ी में बैठा था जी, तो गाड़ी हिला। मैंने बाहर आके निकल के देखा तो गाड़ी में आसपास में तो कोई नहीं था, तो मैं समझ गया कि कुछ भूकंप का झटका लगा है। 3 महीने में दिल्ली एनसीआर की धरती दूसरी बार डोली है। इससे पहले 19 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। तब अफगानिस्तान इस भूकंप का केंद्र था और भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई थी। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। इसका केंद्र हरियाणा का झज्जर जिला था। इस वक्त हमारे सहयोगी शोएब रजा दिल्ली से और इलाका कासमी गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, पहले आप बताएं, दिल्ली के लोग तो सुबह सुबह ये वक्त होता है, सब दफ्तर की दौड़ में होते हैं, बच्चे स्कूल पहुंच चुके होते हैं, और तब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए मीनाक्षी, आज चूंकि सुबह से रात से ही बल्कि बारिश भी हो रही है। अभी आप मेरे पीछे भी देख सकती है कि बारिश का जो दौर है दिल्ली में वो जारी है। इसलिए कुछ बच्चे स्कूल जा भी पाए और कुछ बच्चे अपने घरों में ही थे, या जो ऑफिस जाने वाले लोग थे वो भी घरों में थे जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस हुए 9:04 पर। और हम खुद भी, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में सुबह से ही मौजूद है, जो सांसदों के फ्लैट्स है, गंगा जमुना सरस्वती, ये जो फ्लैट्स है, हम यहीं पर मौजूद थे। कुछ सांसदों से हमें बात करनी थी, और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे 9:04 पर, हम गाड़ी में ही बैठे थे उस वक्त जब ये झटके महसूस हुए। हमने कुछ लोगों को आते हुए भी देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ भागते हुए। उनसे हमने बात भी की, उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। एक शख्स और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये भी उस वक्त नीचे भाग कर आए थे। मैं देख रहा था आप भी भाग कर आए थे, क्या हुआ था, क्या महसूस आपको हुआ था उस वक्त? मैं लेटा हुआ था, तो मेरे को लगा कि हल्के हल्के झटके से आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि कुछ हो रहा है, तो मैं ऊपर से नीचे आया उतर के एकदम से। मैं बाहर आया कि ताकि दोबारा ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई काम उल्टा ना झटके ना हो जाए। तो मैं किसी सांसद के आप पास आए हुए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इस वजह से मैं नीचे आ गया हूँ उतर के। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है कि हर कोई ये चाहता है जब भूकंप के झटके शुरुआत में कई बार ये पता नहीं चल पाता कि झटके महसूस हुए हैं, आप गाड़ी में हैं या दूसरी जगहों पर है तो आप हिलते हैं, लेकिन घरों में जब रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि 4.4
और कई जगहों पर 4.1 की तीव्रता के झटके थे जो साफ तौर पर लोगों ने महसूस किए और फौरन वो ऐसी सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे ताकि वो अपनी जिंदगी को बचा सके अगर फिर दोबारा से कोई तेजी का झटका आए। इसीलिए लोगों ने सोचा कि वो अपने घरों से बाहर निकले और इसी को लेकर लोग बात भी कर रहे हैं। तो आज यकीनन ये एक लोगों में उसके बाद से एक दहशत जरूर देखी गई। इला भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। झज्जर में जहां पर भूकंप का केंद्र था वहां से गुरुग्राम की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में वहां पर भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए होंगे। इला जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं काफ़ी तेज़ झटके यहाँ गुरुग्राम में महसूस किए गए हैं। मैं आपको बता दूं जो 4.4 रेक्टर स्केल पर भूकंप महसूस किया गया है। अमूमन पहाड़ों पर जब इस तरह का भूकंप आता है तो वो नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन वही अगर मैदानी इलाकों में 4.1 रेक्टर स्केल पर भूकंप आ रहा है तो ये काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना समझा जाता है और काफ़ी तेज़ झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम में हरियाणा के और भी कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ पर काम पर जाने वाले थे, काम के लिए निकले हुए थे, लेकिन जब झटके महसूस हुए तो किनारे खड़े हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रफ़ीक अंसारी। कब भूकंप महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? 9 बजे के आसपास, 9 सवा 9 के आसपास में की गई थी जी। बहुत तो तेज़ की झटका आई थी। यहाँ पे खड़ा था तो वहाँ पे झटका किया था, बहुत तेज़ की झटका थी जी। तो बारिश के कारण हम लोग साइड में खड़े थे तो इसी महसूस किया गया था बहुत तेज़ में। देखिए, मैं बता दूं कि बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसे में दोनों तरफ से मुसीबत है। एक तरफ बाहर बारिश है, अंदर भूकंप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीकू है जी। अच्छा, तो भूकंप महसूस किया था, घर वालों ने महसूस किया भूकंप? हाँ जी, वाइफ का फ़ोन आया था तो घर से बाहर हो गए थे पूरे कॉलोनी वाले ना। उन्होंने फ़ोन किया था कि भूकंप आया, आप कहाँ पे हो? मैं तो बाहर खड़ा हुआ हूँ अभी। कितना डरावना था? काफ़ी ज़्यादा था। वो बर्तन वगैरह भी गिर गए वहाँ से जो रखे हुए थे ना जी, बर्तन भी गिर गए थे। और भी लोग बाहर आ गए थे? हाँ जी हाँ, गली वाले जो पड़ोसी थे ना सारे बाहर आ गए थे मैम। क्या नाम है आपका? जाहिर है दहशत का माहौल था। इला और शोएब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ भूकंप के तेज झटके थे तो इधर तेज बारिश का अटैक भी है। दिल्ली एनसीआर की रफ्तार थम रही है। भारी बारिश के चलते दिल्ली और गुरुग्राम के कई इलाके दरिया में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। आज भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। गुरुग्राम में कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया है ताकि सड़कों पर जाम ना लगे और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। गुरुग्राम के पौष इलाके यानी कि डीएलएफ फेज 2 गोल्फ कोर्स रोड पर पूरा एरिया पानी में डूबा रहा। डीएलएफ एरिया में स्विमिंग पूल जैसे हालात हो रहे थे, तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं शीतला माता मंदिर रोड और सोहना रोड समेत कई इलाके सैलाब में डूबे हुए नजर आए, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गुरुग्राम में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। भारी बारिश मुसीबत बन गई है। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जहां हाईवे पर पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियां खराब हो गई हैं, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, इतना पानी भरा हुआ है, कहने को आप गुरुग्राम द साइबर सिटी आप कहिएगा, लेकिन एक कायदे की बारिश ने कैसे व्यवस्था और इंतजामों की पोल खोल दी है। ड्रेनेज सिस्टम जब लचर हो जाता है तभी सड़कों पर पानी भर जाता है। गुरुग्राम में आसमानी आफत के चलते एक ट्रक गड्ढे में चला गया। फुल लोडेड ट्रक अचानक से एक निर्माणाधीन बरसाती नाले के पास से गुजर रहा था और वहीं गड्ढे में समा गया। भारी बारिश के चलते बन रहे नाले के पास पूरी सड़क ही धंस गई और पूरा का पूरा ट्रक जबरदस्त हो गया। गुरुग्राम में सदर्न पेरिफेरल रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा बरसाती नाला, उसके ऊपर से जा रही सड़क धंस गई और उसके अंदर बियर से भरा एक ट्रक जा समाया। ये तस्वीरें गुरुग्राम के एसपीआर रोड की है, जहां पर यह बरसाती नाला बनकर यहां से तैयार था और सड़क के नीचे से जो सीवर लाइन जा रही थी, जो बरसाती नाले की पानी की पाइप यहां से जा रही थी, वो पानी जब इसके नीचे आया तो यहां से मिट्टी कट गई और उसके बाद ये हालात आप देखिए कि कई मीटर चौड़ा ये गड्ढा यहां पर हो गया सड़क के किनारे। और मेन सड़क से जब ये बियर से भरा हुआ एक ट्रक यहां से जाने लगा, गुजरने लगा,
तो ये मिट्टी यहां से धंस गई, सड़क धंस गई और उसके बाद ये ट्रक इसमें जा समाया। लाखों रुपए की बियर इस ट्रक में भरी हुई है। गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय ड्राइवर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रक पूरी तरह से इस गड्ढे में जा समाया है। एसपीआर रोड की ये घटना है और यहां से चूंकि एक नेचुरल ड्रेन निकला करती थी किसी समय में, और उसी नेचुरल ड्रेन को खत्म होने के बाद अब बरसाती नाला यहां से बनाया जा रहा है ताकि जो नेचुरल रास्ता है ड्रेन का वो पानी अपना रास्ता यहां से बना ले। लेकिन जब पानी यहां से गुजरने लगा बरसात का तो उसने यहां से मिट्टी की ऐसी कटाई की कि इतना चौड़ा गड्ढा यहां पर ये हो गया और ये ट्रक इसमें पूरी तरह समा गया है। अब ये गुरुग्राम के एक जगह के हालात नहीं है, बल्कि गुरुग्राम में आप किसी भी जगह चले जाइए, वहीं गुरुग्राम में जलभराव मिलेंगे, गाड़ियां खराब मिलेंगी, नाले बंद मिलेंगे। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तेज बारिश के चलते पूरा अंडरपास पानी से लबालब हो गया है। इसमें कई गाड़ियां फंस गई, कार पानी में घुस गई। लाख कोशिशों के बावजूद कार ड्राइवर सैलाब से कार को निकाल नहीं पाया। कार सवार लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये तस्वीर आप देखिए, अंडरपास में इतना पानी है, कार ड्राइवर ये समझ ही नहीं पाया, गाड़ी आगे बढ़ाता चला गया। थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो शायद वो अपनी कार को आगे नहीं बढ़ाता। कार इतनी पानी में डूब गई कि यात्रियों की जान पर बनाई। फटाफट वो गाड़ी से बाहर निकले, अपना सामान उन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला और अपनी जान बचाई। जखीरा अंडरपास में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते कई गाड़ियां फंस गई हैं। कई बाइक सवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। सैलाब में फंसी हुई गाड़ियों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये तस्वीर आप दिल्ली के जखीरा अंडरपास की देख रहे हैं। वैसे तो गाड़ियां आदमियों को बैठाकर चलती है, लेकिन आज आदमी गाड़ी को घसीटते हुए चल रहा है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर रोड पर तेज बारिश की वजह से हालात बड़े बिगड़ गए। सड़क सैलाब में तब्दील हो गई। भारी बारिश के चलते कई गाड़ियां डूब गई। भारी भरकम कार और बस सैलाब की चपेट में आ गए। सोचिए जरा, मानसून की एक अच्छी बारिश ने यह हाल बना दिया है दिल्ली का, ये हाल बना दिया है गुरुग्राम का। ऑटो की हालत देखिए, आधा ऑटो पानी में डूब गया है। बैटरी रिक्शा पानी उसके ऊपर से बहता हुआ जा रहा है। जहां यात्रियों को बैठना चाहिए, अब वो क्या तो बैठे, कोई क्या अपनी साइकिल चलाए, क्या स्कूटर चलाए। ये ठेले वाला अपने फलों को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। अब जो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसे दफ्तर जाना पड़ता है वो ऐसी ही बारिश से फंसकर निकल रहा है, ऐसे ही जल भराव से बचकर निकल रहा है। गुरुग्राम में तेज बारिश के कारण जल भराव में कई गाड़ियों के तो जल समाधि हो गई। बारिश के मौसम में सैलाबी आफत की वजह से लोग कितने परेशान हैं, और फिर इससे निपटने के जो तमाम दावे किए जाते हैं, सरकारें करती है कि ड्रेनेज साफ है, कहीं कोई जल भराव की स्थिति नहीं है, वो स्थिति खुद अपनी आंखों से देख लें। इससे अच्छा तो ये है कि गुरुग्राम में नाव लेकर लोग अपनी सड़कों पर निकल जाएं। गलियों में पानी है, मेन सड़कों पर पानी है और कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी जल भराव के चलते कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। मॉनसून की पहली जोरदार बारिश ने बुधवार शाम गुरुग्राम को पूरी तरह से डुबो दिया। चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने साइबर सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। गुरुग्राम के कई इलाकों में इतना जल भराव है कि वो तो तस्वीरें खुद बता रही हैं। अब ये मिठाई की दुकान है, शटर गिराए ना तो फिर करे क्या। ये मोबाइल फोन की दुकान है, यहाँ पर भी अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सुरक्षित करके अब शटर गिराने की नौबत आ रही है। क्यों? क्योंकि पानी अब दुकानों के अंदर तक जा रहा है। गुरुग्राम का बादशाहपुर ये मार्केट इलाका है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुग्राम के लगभग सभी रास्ते इस वक्त जाम से जूझ रहे हैं। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार है। हाईवे पर भी पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार धीमे क्या होगी, रफ्तार पर तो ब्रेक ही लग गया है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भयानक जाम है। गाड़ियां रेंग रही हैं। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की वजह से लोग परेशान हैं। कई घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। वैसे भी बड़ा बिजिएस्ट एरिया है ये।
बहुत ज्यादा गाड़ियों का दबाव इन रोड्स पर रहता है और जिस दिन बारिश हो जाए और बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाए तो फिर तो लोगों के लिए आफत ही मानकर चलिए आप। आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी है गुरुग्राम में, झमाझम बारिश हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इधर दिल्ली की भी बात कर लें तो दिल्ली में भी तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ इंडिया गेट इलाके में गाड़ियां जहां तहां रुकी हुई हैं। भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। हालांकि इस बारिश का इंतजार लोग करते भी हैं, लेकिन जिन्हें दफ्तर जाना है, जिन्हें खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, वो बस स्टैंड के नीचे आसरा ले रहे हैं। जो 2 पहिया वाहन चालक हैं वो भी बस स्टैंड के नीचे आसरा ले रहे हैं। तो बारिश सुकून तो बहुत देती है, लेकिन अगर सड़कों पर पानी भर जाए तो दर्द भी बहुत देती है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। कल शाम हमने देखा कि बुधवार की शाम और रात को जबरदस्त बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के कई इलाकों में पानी भी भरा और जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ा। लेकिन आज गुरुवार की सुबह हुई तो भी लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही लगातार बारिश का दौर दिल्ली में जारी है। पिछले करीब हम देख रहे हैं कि 7 बजे के बाद से ही लगातार जो बारिश है वो सेंट्रल दिल्ली और दूसरे इलाकों में लगातार हो रही है। जो लोग दफ्तर के लिए निकले हैं उनको भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम के लिहाज से बात की जाए तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने राहत एक तरीके से गर्मी से ली है। इसके साथ साथ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का जो मौसम है बना रहेगा और खासतौर पर आज का पूरा दिन इसी तरह से दिल्ली और एनसीआर में बारिश लगातार जारी रहेगी, जिससे कई जगहों पर अगर पानी की समस्या होती है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को राहत भी महसूस हो रही है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी देर रात भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। पूरे इलाके में मुख्य सड़क पानी में डूब गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सड़कों पर समंदर जैसी ऊंची लहरें उठ रही थी। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के बाहर पानी भर गया। करीब 4 फीट तक सड़कों पर जल भराव था। कॉलेज कैंपस में भी पानी घुसने लगा। सड़क किनारे बने फुटपाथ डूब गए। आवाजाही के सभी रास्ते ब्लॉक हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी में ऐसे लहरें उठ रही हैं किसी गाड़ी के जाने से कि लगेगा कि नदी में लहरें उठ रही हैं। जल भराव इतना है। अच्छा देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्या कहा जाता था कि पूरी दिल्ली को दरिया बनाकर रख दिया है। अब तो सरकार बदल गई है तो स्थिति भी बदल जानी चाहिए। तो आज भी स्थिति वही दिखाई दे रही है। सड़क पर इतना पानी दिखाई दे रहा है। इधर दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज इलाके में इस वक्त पानी भरा हुआ है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। रकाबगंज इलाका जहां पर खूब पानी भरा हुआ है। सोचिए जरा 1 इंच बारिश और हो जाए तो फिर दिल्ली की तस्वीर क्या होगी अगर इतनी बारिश में ये हाल है। एक तस्वीर अब आपको गुरुग्राम की दिखाती है। ये शेड है और फ्लाईओवर से पानी का प्रहार नीचे की तरफ आ रहा है। झरना बन गया है। सोचिए जरा कितना पानी है। तो मैदानी इलाकों की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, किस तरीके से यहाँ पर पानी का अटैक दिखाई दे रहा है। लेकिन पहाड़ में जो स्थिति है वो वाकई में परेशान कर देने वाली है। पिछले 1 महीने से पहाड़ी राज्यों पर आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल हो या उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो, बादल आफत बनकर टूट पड़े हैं। पहाड़ी राज्यों पर मानो आसमान टूट गया हो। 6 तस्वीरें आप देखें और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों राज्यों का हाल आपको दिखा रहे हैं। बहुत तबाही आई है। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की है, जहां थुनाग तहसील में सब कुछ तबाह हो चुका है। घर, दुकान, मकान सब बर्बाद हो गए हैं। रिहायशी इलाकों का हाल भी आपके सामने है। दूसरी तस्वीर देखें, जहां सीएम सुखू के थुनाग दौरे की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द बांटा।
20 जून से लगातार हिमाचल प्रदेश पर बादलों की तबाही आई है। सबसे ज्यादा मंडी के हालात खराब हैं। एक के बाद एक बादल फटने की वजह से लोग खौफजदा है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मंडी की थुनाग तहसील की तस्वीरें हैं, जहां बादलों ने भयंकर तबाही मचाई है। बाहर से अचानक सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। न मकान बचे, न दुकान बचे, हर तरफ तबाही ही तबाही थी। इस छोटी सी तहसील में बादलों ने ऐसी तबाही मचाई कि घर बर्बाद हो गए हैं। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। हालांकि इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है और अभी बहुत समय लगेगा इस एरिया को और लोगों को फिर से अपनी जिंदगी ठीक से शुरू करने में। दुकानें देखिए पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, सड़कें तो बह गई हैं और इतना मलबा आया है कि घरों में, दुकानों में चला गया है। कई जगह मकान डैमेज हो गए हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, टूटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। जो कमाना वो दुकान में डालना, बस सारा खत्म हो गया। आज 50-60 लाख का माल सारा खत्म हो गया, बिल्कुल कम से कम 50-60-65 लाख का माल था, सारा खत्म हो गया। अब क्या बोलना, इससे ऊपर क्या बोल सकते। धन्यवाद करना सरकार से मांग करना चाहते हो, हमारे लिए कुछ करो और ये जो हमारा माल जो खराब हुआ हमारे कुछ सहायता करो। तो यहाँ की जो त्रासदी हाल में जो हुई तो बहुत दयनीय स्थिति हुई है। यहाँ पर लोगों का जीवन जो है बिल्कुल निराशाजनक हो गया है। लोगों के मकान ढह गए हैं। हमारे साथ लगते हुए गांव में जहां हम स्थानीय है तो वहां पर 7-2-4 मकान जो है मतलब बिल्कुल ढह गए हैं। उनकी भेड़ बकरियां गांव चंगनी जो है साथ में। हिमाचल प्रदेश सरकार मंडी के हालात ठीक करने में जुटी हुई है, मगर एक तबाही जाती नहीं कि दूसरी तबाही सामने खड़ी हो जाती है। मंडी के थुनाग में जो लेटेस्ट जल प्रहार हुआ उससे सरकार के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। सीएम सुखू खुद आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल वो मंडी की थुनाग तहसील गए, जहां उनके साथ पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। देखिए, हर तस्वीर का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पहलू होता है। इस तस्वीर को देखकर आप ये समझिए कि जब सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं तो लोगों को राहत मिलनी तय है। तो लोकतंत्र की यही तस्वीर होनी चाहिए। इस वक्त जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखू एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जो इस पूरी तहसील का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। कई दुकानें और मकान मलबे की मार झेल रहे हैं। जरूरत यही है कि जल्द से जल्द इस इलाके में राहत पहुंचाई जाए। देखो, प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है और जिस तेजी से जितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, सबसे बड़ा जो मकसद था वो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े। जगह जगह बगस्याड़ से थुनाग से जंजैड़ी तक बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने तकरीबन आज भी 50 जेसीबीज और पोकलाइन्स लगी हैं, पर नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सड़कों को जोड़ने में बगस्याड़ से थुनाग और थुनाग से जंजैली को जोड़ने में सफल हुए हैं और अब निश्चित तौर पर गांव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा। थुनाग में सीएम सुखू ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान 81 साल की एक महिला उन्हें दिखाई दी। सीएम खुद उनके पास गए, उनकी परेशानियां समझी और कहा कि आपका घर टूटा है, आपको घर मिलेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुखू उस महिला के साथ बैठे, उनसे बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों का अमला भी सीएम के साथ ही मौजूद था। उन्होंने इलाके में टूटे हुए घरों का आकलन करने के लिए कहा है। सुन नहीं रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है ना। पहले आप 81 साल में पहली बार आप इतना नुकसान दिखे, पहली बार दिखा आपने? नहीं, इसमें ये जो आपका यही रहते थे शादी के बाद मायके। बादलों ने हिमाचल में भी भारी तबाही मचाई है। पहाड़ खिसकने से कई रास्ते जाम हो गए हैं। मलबा आने के कारण हाईवे तक ब्लॉक हो चुका है। रुद्रप्रयाग में पहाड़ दरक गया, या फिर यूं कहे कि दरक कर टूट ही पड़ा, जिससे बद्रीनाथ मार्ग जाम हो गया। हम आपको ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बद्रीनाथ मार्ग जाम हो गया है। बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर आ गए हैं। दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं। कल रात करीब 1:30 बजे पहाड़ से मलबा आया और इस दौरान यहां से एक टेम्पो गुजर रहा था, जो मलबे में फंस गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। धर्मांतरण का काला धंधा करने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर योगी सरकार का नॉन स्टॉप एक्शन जारी। लगातार तीसरे दिन आज भी बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर
बुलडोजर चल रहा है। छांगुर बाबा की कोठी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 8 जुलाई से शुरू हुए बुलडोजर एक्शन में करीब 60% कोठी को जमींदोज कर दिया गया है। बाकी बची कोठी को भी आज और कल तक में जमींदोज कर दिया जाएगा। कोर्ट ने छांगुर बाबा और नसरीन को 7 दिनों की रिमांड में भेज दिया। यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा और नसरीन से धर्मांतरण के धंधे को लेकर पूछताछ करने में लगी। छांगुर बाबा और नसरीन से विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर पूछताछ हो रही है। एक एक करके राज खुलने वाले हैं। एटीएस को धर्मांतरण के रैकेट के खिलाफ डिजिटल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स भी मिले। साथ ही नसरीन पर ब्रेन वॉश मॉडल चलाने का भी खुलासा हुआ है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चल रहा है और अभी एक बड़ा हिस्सा इसका बाकी, यानी आज और कल बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रहेगी। तो कोठी के अंदर घोड़ा मिला है, 6 जर्मन शेफर्ड डॉग मिले हैं। और अब बात सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की। बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। उससे पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी घमासान मचा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग को के वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। वोटर लिस्ट में रिवीजन के विरोध में कल बिहार में महागठबंधन ने चक्का जाम किया था, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। दरअसल महागठबंधन का आरोप है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन में लोगों से कागज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी शामिल नहीं है, जिसके बाद कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाओं में चुनाव आयोग के फैसले को मनमाना बताया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग के इस फैसले की वजह से बिहार में लाखों मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की याचिका पर सुनवाई होगी। एक पक्ष में रिवीजन को रोकने की मांग की गई है, तो दूसरा पक्ष रिवीजन को सपोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिवीजन का विरोध कर रहे हैं, उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण दलील रखेंगे, तो वहीं अश्विनी उपाध्याय ने रिवीजन के समर्थन में अलग से एक याचिका अदालत में दाखिल की है, जिस पर वो खुद अपनी दलीलें अदालत में रखेंगे। वोटर लिस्ट रिव्यू के समर्थन और विरोध वाली याचिकाओं पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी। इस रिवीजन के विरोध में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसमें आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एनसीपी की सुप्रिया सुले, सीपीआई के डी राजा जैसे नेता शामिल हैं। लालू जी एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आपके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर कितना भी लोग बेईमानी करके हमारे गरीब का वोटर लिस्ट से अगर नाम कटवाएगा तो कटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है। अभी वोटर लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। मतलब अगर आप का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो, ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये गुजराती लोग हमको आके बताएगा दूगो अमित शाह मोदी जी कि बिहार में कौन वोट देगा। आप बताओ, ये दो गुजराती आके तय करेंगे कि यहाँ का गरीब वोटर है कि नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर महागठबंधन चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है, तो वहीं देश के मुख्य चुनाव आयोग ने एक बार फिर क्लियर किया कि वोटर लिस्ट का रिवीजन करना उनका संवैधानिक अधिकार है और अगले 15 दिनों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि सिर्फ
वही नाम वोटर लिस्ट में रहेगा जो इसके योग्य होगा। किसी घुसपैठियों को वोटर नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि वोट का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों का है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों जरूरी है। कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी पात्रता है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। और तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो, वहां के सामान्य निवासी हों, वहां पर आपका वोट बन सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। 9 अगस्त तक करोड़ों शिव भक्त जल लेकर आएंगे और जाएंगे। ऐसे में अगले 30 दिनों तक यूपी के कांवड़ रूट पर बहुत संभल कर 4 करोड़ कांवड़ियों को चलना होगा। अगले कुछ दिन यूपी सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। कोई भी शरारत, अफवाह की एक चिंगारी पूरा माहौल खराब कर सकती है, बिगाड़ सकती है, हिंसा भड़का सकती है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए यूपी पुलिस की कैसी तैयारी है, देखिए खास रिपोर्ट। सड़क पर जमकर हंगामा बवाल। कार में तोड़फोड़ की, कार के शीशे तक तोड़ दिए। कार पर इतने डंडे बरसाए कि कार को कबाड़ बना दिया। साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने ऐसे में इन्होंने कावड़ में हल्की सी साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने ऐसे में इन्होंने गाड़ी की। फिर ब्लैक टी शर्ट पहने ड्राइवर को डिवाइडर पर बिठाकर दनादन लाठी और डंडे बरसाए। ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कार चालक की पिटाई की ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर की हैं। दरअसल कांवड़ियों का एक जत्था हरिद्वार से जल लेकर हरियाणा जा रहा था। तभी तेज रफ्तार कार ने कांवड़ को टक्कर मार दी। इससे कांवड़ खंडित हो गए। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया, कार में तोड़फोड़ की, ड्राइवर की पिटाई कर दी। नाम है आपका? हरकेश नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले बोले? डिस्ट्रिक्ट मेवात, गुड़गांव, हरियाणा से है। कहाँ से आ रहे हैं आप? फिलहाल हरकी पौड़ी हरिद्वार से कांवड़ उठाई है हमने 24 तारीख को जी। तो अभी रास्ते में मेट्रो स्टेशन के पास ही मोदी नगर में जी सर एक गाड़ी है दिल्ली नंबर, जिसमें हमारा भोला भी खड़ा हुआ है। कांवड़ साइड में है, जो मेरी 81 लीटर कांवड़ है, एक 11 लीटर की है। ट्रक के बंदे के पीछे से दोनों कांवड़ों में टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद 1.5-2 किलोमीटर यहाँ आकर वो भगा है। ट्रैफिक आने के कारण हमको उसको यहाँ पकड़ा है। बवाल होते ही मौके पर पुलिस पहुंची। जैसे तैसे कार चालक को कांवड़ियों के चंगुल से बचाया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार को राजीव वर्मा नाम का शख्स चला रहा था, जो नशे में था। जांच करने से प्रकाश में आया कि इस घटनास्थल से कुछ पूर्व स्विफ्ट कार द्वारा एक कांवड़ियों को उनकी टक्कर मार दी गई थी। उसके बाद उसके शीशे क्षतिग्रस्त किए गए हैं। चालक से वार्ता करने पर चालक नशे में प्रतीत हुआ। इसके बाद चालक राजीव शर्मा का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके द्वारा अल्कोहल का सेवन करने की पुष्टि हुई है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ रूट पर एक के बाद एक हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। कभी हादसे तो कभी अशुद्ध खाने की वजह से कांवड़ियों का गुस्सा भड़क रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसी खबरें क्यों आने लगती हैं? दरअसल शक है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान गड़बड़ी कर माहौल खराब करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कांवड़ रूट पर कई होटल और ढाबे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलते हैं, लेकिन उनके संचालक दूसरे धर्म के होते हैं। कई बार होटल और ढाबे में नाम बदलकर लोगों को रखा जाता है। शिव भक्तों को धोखा दिया जाता है। कई बार थूक जिहाद के जरिए कांवड़ यात्रा को अशुद्ध करने की साजिश सामने आ चुकी है। पवित्र सावन के महीने में अशुद्ध खाने से किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचे, किसी कांवड़ियों का व्रत न टूटे,
कोई कांवड़िया थूक जिहाद की साजिश का शिकार न बने, इसे लेकर हिंदू संगठनों ने मैं हिंदू हूं पोस्टर वाला अभियान शुरू कर दिया है। ये बरेली है। 11 जुलाई से हजारों शिव भक्त इस सड़क से गुजरेंगे। उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, वो किसी साजिश का शिकार न बने। ऐसे में कांवड़ वाले रूट पर हर दुकान पर, ढाबे पर मैं हूं हिंदू का पोस्टर लगाया जा रहा है। मैं हिंदू हूं वाला बैनर फिट किया जा रहा है। पोस्टर के साथ साथ हर ढाबे और होटल पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। यूपी में सावन के महीने की शुरुआत से पहले खाने पीने के स्थानों पर धर्म प्रदर्शित करने वाले चिन्ह लगाने का अभियान चलता है और इसी सिलसिले में बरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं और बरेली में हिंदू महासभा की तरफ से इस तरीके से मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए गए हैं। मकसद यही है कि जो कांवड़िया आए उनको स्पष्ट रूप से पता हो कि जिस स्थान पर वो खाना खा रहे हैं वो किसके हैं। सर, आपका नाम क्या है और ये पोस्टर कब लगे? ये परसों लगे थे। परसों लगे? हाँ। किसकी तरफ से लगवाए गए? ये नहीं पता है, लेकिन आए थे लोग लगाने को तो वही लगा के गए हैं कि सावन में बोले आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो रुकने में। अच्छा। हाँ। तो लगाने से पहले क्या कोई जांच वांच भी की उन्होंने? नहीं। क्या पूछा तुमसे? ये पूछा था कि आप यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम बोला नहीं, हम भी हिंदू ही हैं। हम भी हिंदू ही। हाँ। तो ये देखिए, मैं हिंदू हूँ इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पर भी यादव जी टी स्टॉल है, उसके ऊपर मैं हिंदू हूँ लगा दिया गया है। सर, ये कब लगा था? कल दोपहर। कल दोपहर। और किसने लगाया है? हिंदू महासभा के कोई अध्यक्ष थे। हाँ। वो लगा के गए। तो क्या पूछा आपसे, क्या कहा आपसे? उन्होंने पूछा कि इससे क्या फायदा है या नहीं है। उन्हें बताया फायदा है, बिल्कुल अच्छी चीज है। जानकारी होनी चाहिए किसकी दुकान है। जी। ये रास्ता ऐसा है जहाँ से लगभग 2 लाख कांवड़ यात्री सावन के महीने में गुजरते हैं और इस तरीके से जो भी खाने पीने की चीजें हैं वहां पर मैं हिंदू के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हिंदू महासभा की तरफ से दावा है कि उन्होंने अभी तक ऐसे 50 प्रतिष्ठानों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए हैं और इसकी शुरुआत बरेली के इसी त्रिशूल चौराहे के साथ की गई है। बरेली में यह पोस्टर कैंपेन हिंदू महासभा के वर्कर्स ने शुरू किया है। दावा है कि इससे कांवड़ियों को शुद्ध दुकानों की पहचान में मदद मिलेगी और कांवड़ियों को शुद्ध और सात्विक खाना मिल सकेगा। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान करोड़ों भक्त हरिद्वार से जल लेकर जाएंगे। इस दौरान कांवड़ रूट पर कांवड़ियों के खाने पीने में कोई मिलावट ना हो, इसलिए यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर विशेष अभियान शुरू किया है। सरकार ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप बनाया है। इस QR कोड वाले स्टिकर को हर ढाबे और दुकान में लगाया जा रहा है। हमारे जितने भी कांवड़ रूट्स हैं पूरे प्रदेश में, उन सभी कांवड़ रूट्स पर स्पेशल एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हमारा एक सेफ्टी ऐप कनेक्ट का एक स्टिकर है जो विजिबल प्लेस पर लगाया जा रहा है, जिसमें हमारा लाइसेंस होल्डर का नाम है, एड्रेस है, वो सब है। इसके साथ साथ खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उसकी एक रेट लिस्ट लगवाई जा रही है कि कोई अधिक मूल्य पर ना बेचे। साथ ही उस खाद्य पदार्थ सामग्री की गुणवत्ता की भी चेकिंग की जा रही है, हाइजीन की चेकिंग की जा रही है पूरे रूट्स पर, और इसका पूरा सर्वे किया जा रहा है कि जितने भी हमारे ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर, और इसके अलावा भंडारे जितने भी लगेंगे उन सभी भंडारों में भी एक आईसी किया जा रहा है कि क्या ध्यान रखें क्या ना ध्यान रखें। जो भी हमारे भंडारे लगाने वाले हैं उनको भी उनकी गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया जाएगा और ये पूरे कांवड़ जो रूट्स हैं हमारे उन सभी पे, सभी जिलों पे ये काम चल रहा है। ये QR स्टिकर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े हैं। इसे स्कैन करने पर ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, पता और मेनू की जानकारी मिलती है। इससे ढाबे की सर्विस के बारे में शिकायत भी की जा सकती है। ये मेरठ का शिवा ढाबा है। इस ढाबे में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लगाया गया है। यूपी सरकार का ये ऐप कांवड़ियों के लिए कितना कारगर है, कांवड़ रूट की कितनी दुकानों पर यह ऐप लगाया गया है, ये भी देख लीजिए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल उठाने के लिए करोड़ों की संख्या में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कांवड़िए जाते हैं और NH58 जो ये NH आप देख रहे हैं, इसी NH से होते हुए गुजरते हैं। हर बार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है कि जो भी कांवड़िए इस रूट से गुजरें उनके खाने में किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो और उनको कोई दिक्कत ना हो। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है कि इस रास्ते पे NH58 पे जितने ढाबे हैं
उनके ऊपर में एक QR कोड लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इस वक्त शिवा ढाबे पे हूँ और यहाँ पे ग्राहक संतुष्टि फीडबैक करके लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। आप इस ऐप के जरिए इस ढाबे में क्या कुछ मिलता है वो भी जान सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रशासन उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। ये बताइए कि कब से ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक वाला ऐप लगाया गया? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। क्या बोला गया प्रशासन के द्वारा आप लोगों को? बोला गया है कि जो सब भक्त आ रहे हैं हमारे होटल पे उन्हें कोई सुविधा ना हो, कोई भी चीजें हैं उनका समाधान हो, उन्हें कोई समस्या ना हो। यूपी सरकार की इस विशेष पहल से कांवड़िये खुश नजर आए। उन्होंने सरकार की पहल का स्वागत किया। ये पहल आपको अच्छी लगी? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा करो ये। क्योंकि अब ये तो हम अपनी शिकायत भी कर देंगे। अगर कोई हमको लहसुन प्याज भी कुछ खवा पिया रहा हो तो हम शिकायत भी कर देंगे चीज का। लेकिन ये बात है कि जो ने तेज तक जल है ये लहसुन प्याज तो आप बंद ही कर दो, या में हमारा फायदा रहेगा तुम्हारा भी, न कोई भोले कुछ भूलेगा। इंडिया टीवी की टीम ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का रियलिटी चेक सिर्फ मेरठ में ही नहीं किया, मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले कांवड़ रूट पर भी किया। ये मुजफ्फरनगर का प्रधानमंत्री चाय वाला रेस्तरां है। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो ये ऐप इस रेस्तरां में भी दिखा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री चाय वाला रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में भी फूड सेफ्टी ऐप का एक स्टिकर लगाया गया है और वहां पे रेस्टोरेंट का नाम, जो ऑनर है उनका डिटेल, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या मकसद है इसका ये भी हम बात करेंगे यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये वो स्टिकर है। इस कांवर रूट पे जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं या बड़े ढाबे हैं, हर जगह इसी तरह के स्टिकर लगाए गए हैं और उसमें जो रेस्टोरेंट का नाम है वो एड्रेस, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है और साथ में एंड्रॉइड और आईफोन के जरिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और उसके बाद आप ग्राहक संतुष्टि से संबंधित फीडबैक दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब ऐप खुलेगी तो ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा है, जो हमें फूड सेफ्टी लाइसेंस के तौर पे जो हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हम डालेंगे तो उसमें हमारे रेस्टोरेंट की ऑनर की सारी डिटेल निकल आएगी। फिर जिस कस्टमर को जो भी उसमें अपना फीडबैक देना, अच्छा या बुरा, वो उसमें दे सकता है। अच्छा, कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को होने वाली असुविधा पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकारी ऐप के साथ साथ कांवड़ रूट पर पड़ने वाले नॉनवेज रेस्तरां, ढाबे, ठेले कांवड़ यात्रा चलने तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कांवड़ रूट पर होटल मालिकों, मैनेजरों ने भी खाने में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल तक बंद कर दिया है। अभी हमने इस ढाबे में बात की है। इनका ये कहना था कि हमारे पास प्याज और लहसुन का जो स्टॉक था वो आज खत्म हो चुका है और आज के बाद से कभी भी कोई ऐसा खाना नहीं मिलेगा जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया गया हो। और इसके साथ साथ वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक स्टिकर लगाया जा रहा है फूड सेफ्टी ऐप का, वो यहाँ पे भी लगाया गया है कि कोई भी अगर शिकायत करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब मैं सड़क की दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ आपको कि दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पे जफर बिरयानी रेस्टोरेंट और बाकी नॉनवेज के ये रेस्टोरेंट है जिनको पहले ही बंद कर दिया गया। तो यानी कांवर रूट पे जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो सावन शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया गया है। आप सामने ये देखिए, नॉनवेज रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद है। पूरी कांवड़ यात्रा को 5 जोन में बांटा जाएगा। जगह जगह पुलिस वर्दी और सिविल ड्रेस में तैनाती होगी। इस पॉइंट पर 20 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के लिए हर 15 किलोमीटर पर एक आईपीएस अफसर नियुक्त रहेगा और हर 5 किलोमीटर पर हेल्थ कैंप होगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान के हर राज्य के बॉर्डर पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, आईबी, इंटेलिजेंस, एलआईयू की टीम भी एक्टिव रहेगी। अकेले हरिद्वार पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचने का अनुमान है। ये सभी श्रद्धालु राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां से कांवड़ में गंगा जल लेकर अपने अपने शहर के शिव मंदिरों में चढ़ाएंगे। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। इस दौरान श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरकर अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पूरे प्रदेश को पश्चिम से पूर्वांचल तक एक भक्ति की डोर में बांधती है। पश्चिम यूपी में कांवड़ यात्रा का ज्यादा जोर रहता है। मेरठ, बरेली और बागपत के शिव मंदिरों में भक्त हरिद्वार और कचला घाट से जल लेकर पहुंचते हैं।
जबकि पूर्वी यूपी में गंगा जल लेकर लोग काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। दूसरे सोमवार से कांवड़ का जोर बढ़ जाता है, जो कि चौथे सोमवार तक जारी रहता है। अगले 30 दिन यूपी सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। एक अफवाह, एक चिंगारी पूरे माहौल को खराब कर सकती है, हिंसा भड़का सकती है, और ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए यूपी पुलिस तैयारी कर रही है। कांवड़ रूट की सुरक्षा हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से की जाएगी। घाटों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग बढ़ाई जाएगी। कांवड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद किया जाएगा। कांवड़ रूट पर भारी वाहन बैन होगा। कांवड़ शिविर बाईं ओर सड़क से 20 फीट अंदर बनाए जाएंगे। कांवड़ रूट के सभी बिजली पोल पॉलिथीन से और ट्रांसफार्मर को जाली से कवर किया जाएगा। हर साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। पिछले साल 4 करोड़ कांवड़िए थे, इस बार ये संख्या बढ़ेगी। रूट पर अगर कांवड़ खंडित होती है तो इसे लेकर भी व्यवस्था की गई है। कांवड़ रूट पर पहले से ही टीमें गंगा जल की व्यवस्था करके रखेंगी। हरिद्वार से जल मंगाकर रखा जाएगा। अगर रास्ते में किसी कारण कांवड़ खंडित होती है तो फौरन गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा।